यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के अंदर जो कंपटीशन होता था, जो एग्जाम होता था, वो शायद फेयर नहीं होता था। हर बार कुछ ना कुछ एस्पिरेंट्स के द्वारा कुछ ना कुछ फ्रॉड किए जाते थे। ऐसी सारी चीजें कुछ डेटा से सामने आ रही हैं और इस रिपोर्ट को बनाया है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। तब से ये काफी सारे जो सवाल हैं वो सवाल खड़े होने लग गए हैं और यूपीएससी के जो स्टेप है, उन यूपीएससी के स्टेपों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक रिफॉर्म है उसके तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है। वैसे यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन रहा या फिर यूपीएससी के कई सारे ऐसे यूपीएससी के मामलों में ऐसे सारे फ्रॉड रहे, तो यूपीएससी के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर आ गया था कि इन सभी फ्रॉड जैसी चीजों को रोकने के लिए यूपीएससी को स्टेप उठाने होंगे। यूपीएससी ने 2026 का जो नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन से कुछ बदलावों की शुरुआत करी और उन बदलावों के परिणाम अभी निकल के आने लगे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट के अनुसार यूपीएससी का जो फॉर्म फिल करा गया था, उस फॉर्म फिलिंग में या फिर उस पूरे प्रोसेस में लगभग 569 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर फ्रॉड पाए गए और उनको रिजेक्ट करा गया यूपीएससी के द्वारा। अब जो बदलाव हुए हैं वो बदलाव इस बार प्रीलिम्स से ही शुरू कर दिए गए, जबकि इस साल से पहले यूपीएससी इन सभी जो जांच पड़तालें हैं इनको इंटरव्यू के दौरान करता था। मतलब इतने सारे जो फ्रॉड लोग हैं, वो हो सकता है सही जो उम्मीदवार हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी सीट को खा जाते होंगे प्री और मेंस के समय के दौरान। तो कंपटीशन वहां पे खराब होता होगा, राइट? कंपटीशन हैम्पर होता होगा वहां पर। तो यूपीएससी के द्वारा अभी जो इंटरव्यू के टाइम पर ऐसे वेरिफिकेशंस होते थे, इन वेरिफिकेशंस को प्रीलिम्स से पहले ही करा गया। इस बार पहली बार यूपीएससी ने कुछ जो चीजें हैं लॉन्च करी, उनके बारे में बात करेंगे। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन और उसके साथ साथ हमारा जो एआई का यूज है, एआई का यूज यूपीएससी के द्वारा करा गया और ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं, उन फ्रॉड लोगों को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश करी। अब इस फ्रॉड को हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो एस्पिरेंट ऐसा करते थे वो कौन कौन से उपाय अपनाते थे, सो दैट आप लोग भी सजग रहें और आप लोग ऐसा ना करने की कोशिश करें अगर आपको कोई भी कैसा भी गाइड करता है। क्यों? क्योंकि ऐसी सारी चीजें सीधे तरीके से, एक तो ये इलीगल है, पूरी तरह से गैरकानूनी है, गलत है। क्योंकि लोग आप एज में, कैटेगरी में बदलाव, एज में छेड़छाड़ करके, जब आपके भले ही पूरे अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं बट कुछ चेंजेस करके गलत तरीके से माता पिता के नाम तक चेंज करके जो कुछ लोग हैं वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम साइकिल में। और ऐसे ही 569 लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया यूपीएससी के द्वारा और यूपीएससी ने उन लोगों को यहाँ पर बाहर करा इस पूरे प्रोसेस में। पहले जिन्हें इंटरव्यू के टाइम पर करा जाता, इस बार उसने यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था, उस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर ही उन्होंने उस पूरे प्रोसेस में पूरा यहाँ पर बाहर कर दिया। ये कुछ जो रिपोर्ट्स हैं यूपीएससी की, जो ऑफिशियल्स हैं, उनसे जो डेटा है वो डेटा सामने निकल के आया। इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी ने किस स्टेज पर कौन सी प्रणाली अपनाई जिससे ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं उन फ्रॉड लोगों को यूपीएससी के द्वारा पकड़ा गया और इस एग्जाम साइकिल से उन लोगों को बाहर करा गया। ठीक है, देखो, ये जो इंडियन एक्सप्रेस की जो पूरी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में हमें कुछ कुछ जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी और पहली बार यूपीएससी के द्वारा इन सब चीजों को करा गया है और एआई का इस्तेमाल करके 569 जो कैंडिडेट्स थे उनका कैंडिडेचर या फिर मैं कहूंगा उनका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट यहां पर करा गया है। अब ये पूरी प्रणाली शुरुआत कहां से होती है, इन सब चीजों को उसको समझने की कोशिश करिए। 2022 में पूजा खेड़कर नाम की जो देवी जी थी, उनके द्वारा एग्जाम दिया गया और उनके द्वारा फ्रॉड करा गया। उनकी जो कैटेगरी थी, कैटेगरी के हिसाब से उनके जो सारे अटेम्प्ट थे वो अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे। अटेम्प्ट खत्म होने के बाद भी उन्होंने नाम, माता पिता के नाम में, इन सब चीजों में बदलाव करके, जबकि उनके अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे, तो कैटेगरी के साथ छेड़छाड़ करके उन्होंने एग्जाम दिया था। जब ये सारा मामला चला तो 2024 तक आते आते उनका जो कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दिया था। ऐसे और भी फ्रॉड सामने आ गए। आपने देखा होगा बहुत सारे जो सर्टिफिकेट है उनके फ्रॉड तो सामने आ ही गए थे। तो तब से यूपीएससी के ऊपर प्रेशर और बढ़ गया और यूपीएससी ने स्टेप लेना शुरू कर दिया। और बीच में जो आपने देखा होगा जो पॉडकास्ट या फिर जो इंटरव्यूज देने आए थे संसद टीवी पर हमारे चेयरमैन साहब, तब से उन चीजों का जो प्रेशर आ रहा था उनका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है, तो पहले ये सारी जांचें जो होती थी वो जांचें पहले इंटरव्यू में, इस बार प्रीलिम्स में ही जो जांच है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। अब यहाँ पर एक चीज को और समझने की कोशिश करें, जो डेटा यूपीएससी से निकल के आया है उसको समझने की कोशिश करें। पिछली बार कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था, इस यूपीएससी के एग्जाम में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और इस बार कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, उस नंबर में बदलाव क्यों आए हैं। अगर आप डेटा को देखें तो 8.18 लाख उम्मीदवारों ने इस बार साइन अप करा था एग्जामिनेशन देने के लिए, जिसमें से 5.49 लाख जो अभ्यर्थी हैं, इतने सारे लोग एग्जाम देने के लिए शामिल हुए थे। जबकि अगर 2025 में यानी कि लास्ट ईयर अगर ऐसे लोगों की बात करें तो ये 9.5 लाख जो लोग थे, ऐसे 9.5 लाख लोग थे, जो अभी 8.18 लाख लोग हो गए हैं। यहां पर ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि ये जो नंबर कम हुआ है, इस नंबर कम होने के पीछे जो रीजन है उसका सीधा सीधा रीजन हमें एक यही देखने को मिलेगा कि जो यूपीएससी ने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रणाली को शुरू करा,
और उसके साथ-साथ जो एआई बेस पर जो डुप्लीकेसी हो रही थी, यानी कि एक ही व्यक्ति नाम बदल के, कुछ बदल के या फिर भले ही अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, तब भी लोग अप्लाई करे जा रहे हैं। तो इस वजह से भी देयर इज़ अ हाई चांस कि इस वजह से ये जो नंबर है लोगों का, एप्लीकेशन वाले लोगों का, ये नंबर हमें कम होता हुआ देखने को मिला है। ऐसे डुप्लीकेशंस को रोकने जैसी जो तकनीक है, उनकी वजह से ऐसे जो फेक जो हमारे एप्लीकेशन है, उनको यहाँ पर रोकने की बात करी गई है। ठीक है? अच्छा जी। अब समझने की कोशिश करना ये सब हुआ क्या था। आप सब लोग जानते हैं 2026 से कुछ दिन पहले जब ये जो पूरा नोटिफिकेशन आया, तो उस समय पर यूपीएससी ने, हालांकि हम लोगों को बड़ी मुश्किल हुई थी फॉर्म भरने में, लेकिन यूपीएससी ने नया पोर्टल जारी करा, नए तरीके फॉर्म भरने के, कुछ कुछ बदलाव, बहुत मुश्किल चीजें यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा कर दी गई थी। यूपीएससी ने यहाँ पर दो तरीके अपनाए। एक, यूपीएससी ने पहले ही ऑप्शन दिया कि जो एस्पिरेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट आधार ऑथेंटिकेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन को अडॉप्ट करने वाले लोगों की जो संख्या थी वो 94% आपको देखने को मिलती है। मतलब जो 94% लोग थे यूपीएससी के अंदर, वो 94% लोग वाकई में एकदम प्योर, या फिर मैं ये कहेंगे जेन्युइन जो कैंडिडेट है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि आधार कार्ड के बेसिस पर तो आप कोई भी कैसा भी फ्रॉड कर ही नहीं सकते। एग्जाम फॉर्म भरने की बात आएगी तो, क्योंकि आधार नंबर एक ही होता है एक व्यक्ति के पास में, राइट? ये वाली चीजें। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस प्रोसेस को, जो आधार ऑथेंटिकेशन वाला था, उसको नहीं अपनाया था। ऐसे लोग थे लगभग 49,000। रिमेनिंग जो हमारे एस्पिरेंट थे वो थे 49,000, 49,000। इन 49,000 लोगों को यूपीएससी के द्वारा स्क्रूटनाइज करा गया, और इन 49,000 लोग थे, इन लोगों की जांच करी गई एआई के माध्यम से। और इन लोगों की जांच में जो पिछले 15 सालों का डेटा था, उस डेटा को भी खंगाला गया, और इन लोगों के माता पिता के नाम, इनके फोटोज, इनकी कैटेगरी, सब लेवल पर जो जांच है यूपीएससी के द्वारा, वो जांच यहाँ पर एआई से करी गई। आधार वाले लोग थे, उनकी तो जांच पहले ही हो गई। बाकी बचे हुए जो लोग थे, उनकी जांच यहाँ पर एआई से कर ली गई। अलग अलग जो डॉक्यूमेंट हैं, अलग अलग जो हमारे यहाँ पर एड्रेस प्रूफ वगैरह, या फिर माता पिता का नाम, इन सब चीजों के बेसिस पर यहाँ पर इन सब चीजों को कर लिया गया। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके अलावा यूपीएससी ने ऐसे, क्योंकि ऐसे फ्रॉड बहुत सारे होते थे, पूजा केडकर ने यही किया था। बहुत सारे लोग, क्या होता है कि जैसे उन्होंने पिछली साल किसी और कैटेगरी से एग्जाम दिया था, इस साल उन्होंने किसी और कैटेगरी से एग्जाम दिया है। यूपीएससी ने एआई से ऐसे लोगों की भी जांच पड़ताल करी। ऐसे लोगों को खोजा यूपीएससी के द्वारा कि जिन्होंने लास्ट ईयर किसी और कैटेगरी से एग्जाम दिया था, और 2026 में किसी और कैटेगरी से एग्जाम दिया था। और ऐसे काफी सारे जो लोग थे, ऐसे लोगों की संख्या काफी सारी निकल के आई। इन सब चीजों में हम यहाँ पर देखेंगे, जो 15 साल का डेटा है, उस 15 साल जो सॉरी जो 15 साल का जो डेटा था, उस 15 साल के डेटा को खोजा गया यूपीएससी के द्वारा। उसके बेसिस पर यूपीएससी ने जांच पड़ताल करी। इतना ही नहीं, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो सीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था, ओवरऑल जो सभी जो फ्रॉड थे, उन सभी फ्रॉड्स में से 569 कैंडिडेट ऐसे थे जो अलग अलग आधारों पर फेक या फिर डुप्लीकेसी ऐसी प्रोफाइल देखने को मिल रही थी। उन सभी एप्लीकेशंस को रद्द यहाँ पर ओवरऑल यूपीएससी के द्वारा कर दिया गया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अटेम्प्ट पूरे हो गए थे, स्टिल उसके बाद भी वो कुछ नाम वगैरह चेंज करके जो अपना अटेम्प्ट है वो देने की कोशिश कर रहे थे। तो उनमें से हम देखेंगे ऐसे कैंडिडेट 569 कैंडिडेट ओवरऑल पाए गए थे, जिन्होंने अपने जो सभी इन तरीकों से जो फ्रॉड वगैरह करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करी गई थी। ठीक है? तो हमारे जो यूपीएससी के चेयरमैन साहब है, उनके द्वारा एज यूजुअल बोला गया कि साहब, जो हमारा जो टेक्नोलॉजी आती है, वो टेक्नोलॉजी किसी ना किसी, मतलब जो फेयरनेस है, उस फेयरनेस के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोगों को यहाँ पर करना चाहिए। अब जो कैटेगरी वाला मामला था, कैटेगरी वाले मामले में यूपीएससी ने एक बड़ा अच्छा जो कदम है वो यहाँ पर उठाया था। ये यूपीएससी ने एआई का इस्तेमाल करके जितने भी सारे एप्लीकेंट थे, जिन्होंने कैटेगरी चेंज करी थी, जिन्होंने कैटेगरी बदली थी, जैसे मान लो पिछली साल उन्होंने जनरल से एग्जाम दिया, इस बार वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उन्होंने फॉर्म भर दिया, तो डाउट होगा भाई कि पिछली बार तो ये जनरल, एआई ने पकड़ लिया कि पिछली बार ये जनरल में थे, इस बार इन्होंने ईडब्ल्यूएस से यहाँ पर जो है वो फॉर्म भरा है। और ऐसे लोगों की जो संख्या है वो ठीक ठाक लगभग 43,000 ऐसे लोग यहाँ पर देखने को मिले। अच्छा, यूपीएससी यहाँ नहीं रुका, इन सभी लोगों के पास ईमेल भेजी गई यूपीएससी के द्वारा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास भी, अगर आपने कैटेगरी चेंज करी होगी, तो ईमेल आए होंगे। यूपीएससी ने ईमेल कर करके इन सभी कैंडिडेट से वेरीफाई करवाया, सत्यापन किया यूपीएससी ने कि क्या साहब, जो आपने जो कैटेगरी चेंज करी है, वो कैटेगरी चेंज सही हुई है या फिर गलत, कैसे, मतलब यूपीएससी ने यहाँ पर जांचा परखा इन सब चीजों को। और इसमें यूपीएससी ने ये पाया कि इसमें काफी सारे लोग ऐसे थे जो लास्ट ईयर भले ही इन कैटेगरी के अंदर आ रहे थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं थे, इस वजह से वो इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाए थे। बट इसमें भी कुछ फेक जो चीजें हैं, वो कुछ फ्रॉड चीजें निकली। लगभग इसमें भी आप देखेंगे कि जो लगभग 133 एप्लीकेंट हैं,
वो कैटेगरी का मिसयूज करने वाले निकले और उन 133 लोगों को इन 569 लोगों के अंदर रखा गया और उनका जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उनका जो एप्लीकेशन था उनके इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। कुल मिला के यहाँ पर जो मामला आपको देखने को मिलेगा, दैट इज आप यहाँ पर देखेंगे कि यूपीएससी किस तरह से जो तकनीकी हैं उन तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहा है और अलग अलग जो तकनीकियां हैं इन तकनीकियों का इस्तेमाल करके वो जो फ्रॉड जैसी चीजें हैं उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप यूपीएससी, सीएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज सब चीजों से सजग रहें, क्योंकि अगर आज आपने कोई भी कैसी भी ऐसी कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश करी तो एंड ऑफ द डे वो चीज पकड़ी जाएगी एंड देयर इज अ हाई चांस कि यूपीएससी या फिर सरकारें उन चीजों की आपको ज्यादा सजा दें। तो आप जेन्युइन रहें, अपने प्रयास हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर बनाएं। तो यूपीएससी, अब जैसा मैंने कहा कि जो जैसे चेयरमैन साहब के द्वारा भी बोला गया है कि टेक्नोलॉजी का वाकई में इस्तेमाल हमें, अब इससे क्या होगा, मान लो 569 लोगों को पहले ही हटा दिया, प्रीलिम्स से पहले ही हटा दिया उन लोगों को, तो यार वो लोग तो बाकी लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ा रहे थे ना। तो अब एटलीस्ट 569 जो जेन्युइन लोग थे उनकी एंट्री होगी कंपटीशन के अंदर। तो ये प्रयास काफी ज्यादा सराहनीय है मुझे लगता है। हालांकि एआई के प्रयोग में काफी सजगता बरतने की जरूरत है। कई बार आरोप भी लगते हैं यूपीएससी के ऊपर कि भैया रेंडमली कुछ भी कैसे भी चीजें हो जाती हैं कई बार, बट यस मुझे लगता है जो पूजा खेड़कर जैसे मामले थे उन सभी मामलों से निपटने के लिए ऐसे सारे के सारे जो रिफॉर्म थे वो रिफॉर्म जरूरी थे और यूपीएससी मुझे लगता है मूड में रहता है अभी रिफॉर्म करने के में। अलग अलग चीजों और भी ऐसी चीजों को रोकने के लिए आगे लेके आई जा सकती हैं, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। यूपीएससी की रिफॉर्म पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।